इस सप्ताह भारतीय सनातन परंपरा में कहें तो एक अच्छी खबर आई है कि हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े अनुपम कृतियों में से एक रामचरितमानस को यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया है। हमारे साथ डॉक्टर रमेश चंद्र गौर हैं, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के कला निधि विभाग के प्रमुख हैं और जो कला मंत्रालय का जो नोडल सेंटर है, जो यूनेस्को में नॉमिनेशन भेजता है, उसके प्रमुख भी हैं, प्रस्तावक हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम को जानने के लिए हम आज इनके साथ मुखातिब हैं। डॉक्टर रमेश चंद्र गौर हमें बताएंगे कि कैसे भारतीय ज्ञान परंपरा की अनुपम कृतियों में से एक रामचरितमानस को यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया है और क्या इस नॉमिनेशन के साथ और किन किन कृतियों को शामिल किया गया है। जी नमस्कार। बेसिकली यूनेस्को का जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम है वो 3 लेवल पे ऑपरेट करता है: इंटरनेशनल रजिस्टर, रीजनल रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर। इंटरनेशनल रजिस्टर जो कि यूनेस्को हेडक्वार्टर से ऑपरेट करता है और रीजनल रजिस्टर एशिया पैसिफिक में हम लोग आते हैं, जो कि जिसका हेडक्वार्टर साउथ कोरिया में है और उसका एक अलग रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। अब हम इस साइकिल की बात करें तो 2023 में ये जो नॉमिनेशंस का एक प्रपोजल अनाउंसमेंट हुआ कि आपको नॉमिनेशन करने, ये रजिस्टर 2008 से ऑपरेट किया जा रहा है और स्टैब्लिश्ड है, लेकिन आज तक कभी भारत की तरफ से कोई नॉमिनेशन इसमें शामिल नहीं किया गया था। तो 2023 में जब ये नॉमिनेशन का अनाउंसमेंट हुआ तो उस समय हम लोगों ने फैसला किया कि हम भारत की तरफ से 3 बहुमूल्य कृतियों को नॉमिनेट करेंगे, जिसमें कि सर्वप्रथम तुलसीदास कृत रामचरितमानस, दूसरा विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र और तीसरा सहृदय लोकलोचन, जो कि आनंद वर्धन ने जिसका लिखा है और उसकी कमेंट्री अभिनव गुप्त ने की है। इन तीनों पांडुलिपियों को हमने नॉमिनेशन के तौर पर सबमिट किया सितंबर 2023 में और इसका पूरा प्रोसेस, जो कि एक रजिस्टर सब कमेटी होती है, उसका पहले टेक्निकल एवेल्यूएशन होता है, उसके बाद फाइनली एशिया पैसिफिक मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी, जिसको मोव कैप बोलते हैं, उसकी जो जनरल मीटिंग होती है उसमें इसका फैसला लिया जाता है। रजिस्टर सब कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उसके बाद जनरल असेंबली जो मंगोलिया की कैपिटल उलानबातर में हुई मई 6 से 10, उसमें हमें इनवाइट किया गया एक प्रस्तावक के तौर पर और एक इस प्रोग्राम के भारतीय रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मैं उसमें शामिल हुआ और जनरल मीटिंग में इन तीनों पांडुलिपियों का मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया। उसके बाद जो मेंबर स्टेट वहाँ प्रेजेंट थे, उनकी वोटिंग के आधार पर हमारी तीनों पांडुलिपियों को एक सर्वसम्मति से यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में इंस्क्राइब किया गया। ये इन कृतियों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। इसकी यात्रा के बारे में बताएं, कैसे आपने इसका डोजियर बनाया, कैसे उस कब भेजा और कब ये फाइनल आपको जो है इसका सर्टिफिकेट मिला, इसके बारे में, चूंकि आप इसके प्रस्तावक और पक्षकार भी हैं। इसके तीनों नॉमिनेशन डोजियर्स जो हमने बनाए वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की ही जो हमारी टीम है उसने तैयार की है, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास नहीं है। मैन्युस्क्रिप्ट रामचरितमानस नेशनल म्यूजियम के पास है, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोचन भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास है, लेकिन
ये जो पूरे के पूरे डोजियर की जो प्रिपरेशन हुई वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की टीम ने मेरे मार्गदर्शन में तैयार किया। उसके बाद जब ये 30 सितंबर डेडलाइन थी, हमने नॉमिनेशन डोजियर तैयार करके उससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को भेजे। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो कि भारत सरकार की सारे कल्चर मैटर्स के लिए, यूनेस्को के सारे कल्चर मैटर के लिए यूनेस्को सेल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की देखती है। वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की अप्रूवल के बाद वो नॉमिनेशन डोजियर्स यूनेस्को, हमारा जो कमीशन है इंडियन नेशनल कमीशन फॉर कोऑपरेशन विद यूनेस्को, वहाँ पर सबमिट किए गए और वहाँ से सीधा उनको यूनेस्को रीजनल कमेटी को फॉरवर्ड किया गया। उसके बाद जो अगले 6 महीने तक पूरी जो रजिस्टर सम कमेटी है उसमें कई सारी क्वेरीज रेज की, कई सारे उसमें कई बार क्वेश्चंस रेज किए और उसके हिसाब से फिर हमने नॉमिनेशन डोजियर्स को रिवाइज किया। और रिवाइज करने के बाद जब हम को इनवाइट किया गया प्रेजेंटेशन देने के लिए 6 से 10 मई, वहाँ 8 मई को ये प्रेजेंटेशंस मैंने दिए और उसी दिन मेंबर स्टेट्स ने वोटिंग के बाद ये फैसला हुआ और 8 मई को इन तीनों मैन्युस्क्रिप्ट्स को यूनेस्को की रीजनल रजिस्टर को एक हेरिटेज के तौर पे यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पे एक्सेप्ट किया गया और उसका सर्टिफिकेट दिया गया। इस दौर में कितने देश शामिल थे और कितने नॉमिनेशन थे? इस कमेटी में पूरे एशिया और पैसिफिक के सारे कंट्रीज होते हैं, लेकिन हर बार सभी शामिल नहीं हो पाते। इस बार जो संख्या रही 23 कंट्रीज इसमें शामिल थे और 11 कंट्रीज से 20 नॉमिनेशंस जो कि रजिस्टर सब कमेटी के सजेशन के बाद रिवाइज फॉर्म में सबमिट किए गए थे। और जो वोटिंग का आधार होता है वो सिर्फ एक मेंबर स्टेट को एक ही वोटिंग का आधार होता है और जब आपकी अपनी खुद की वोटिंग होती है उस पर आप वोट नहीं कर सकते। अब जैसे कि मैं बाकी 17 नॉमिनेशंस को वोट कर सकता था, लेकिन अपने 3 नॉमिनेशन को मैं वोट नहीं कर सकता था क्योंकि वो मेरे नॉमिनेशन थे। तो एक तरह से जो बाकी 22 कंट्रीज थे उन्होंने हमारे नॉमिनेशन के लिए वोट किया और इसी तरीके से सभी कंट्रीज की जो वोटिंग के आधार पे ये फैसला हुआ कि मतलब ये कौन कौन से मैन्युस्क्रिप्ट या डॉक्यूमेंट्स इंस्क्राइब किए गए रीजनल रजिस्टर में। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर का बनना और दूसरी तरफ से रामचरितमानस की पांडुलिपि का विश्व धरोहर सूची में शामिल होना, इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? बहुत ही खुशी हो रही है मुझे इस बात को बताते हुए कि जिस समय हमारे रामलला मंदिर में पधारे और उसी के कुछ महीने बाद रामचरितमानस को विश्व धरोहर के रूप में रीजनल रजिस्टर में सम्मिलित किया जाना, ये एक हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राम, हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वो भारत में ही नहीं विश्व में और खासकर एशिया में एक अलग ही स्थान रखते हैं। और जब हम बहुत सारे कंट्रीज की बात करें, चाहे इंडोनेशिया हो, कंबोडिया हो, लाओस हो या फिर वियतनाम हो और बहुत सारे जो अगर हम हमारा जो डायस्पोरा है उसको मिला के करें तो राम की एक बहुत ही एक बहुत एक्सेप्टेबिलिटी है और सब लोग बहुत ही इस चीज को सराहते हैं और राम को एक बहुत ही इज्जत के तौर पे सब लोग इस चीज को देखते हैं। और एक हमारे अपने देश के लिए भी एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि हमारी जो धरोहर है, जो रामचरितमानस है, जो कि
एक तरह से वाल्मीकि रामायण को अगर बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया गया एक आम भाषा में, जो राम गाथा का वर्णन है, राम कथा का वर्णन है, तो वो दूसरे लोगों के लिए भी एक आसान है। और शायद ये नॉमिनेशन एक तरह से जो हमारे राम हैं उनको दुनिया में हर जगह, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीजें इंटरनेशनल मीडिया उतना ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाता, लेकिन इस रजिस्टर के द्वारा रामचरितमानस पूरे विश्व में पहुंचेगा। क्योंकि जब ये नॉमिनेशन हुए तो हर देश में उन नॉमिनेशंस के बारे में चर्चा हुई है, और जो लिस्ट वेबसाइट पर यूनेस्को की जो रीजनल कमेटी की वेबसाइट पर अपलोड हुई है वो सभी को देखने का मौका मिलेगा। तो ये शायद खासकर मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ये मुझे मौका मिला इस कार्य को आगे बढ़ाने का, और जो मेरा प्रयास था वो सब सफल रहा। और हमारे सभी राज्य कला केंद्र के हमारे, चाहे वो माननीय हमारे राष्ट्र अध्यक्ष हों श्री राम बहादुर राय जी, या सदस्य सचिव हों डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, या हमारे मंत्रालय के हमारे सचिव गोविंद मोहन जी, या दिलीप पांड्या जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, मिस्टर अनिश कुमार जो डायरेक्टर हैं, या हमारे जो यूनेस्को के परमानेंट डेलीगेट्स हैं श्री विशाल वर्मा जी जो एम्बेसडर हैं पेरिस में, इन सब का एक बहुत बड़ा सहयोग था। और सही मायनों में तो अगर हम शुरुआत देखें तो इसमें विशाल शर्मा जी का भी अपना खुद की सोच थी कि हमें इनको अटेम्प्ट करना चाहिए, हमें रामचरितमानस को प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। तो शायद सभी के सहयोग से ये एक सफलता मिली हमें। और 2008 से यूनेस्को का यह प्रोग्राम शुरू हुआ है, लेकिन उसमें अब तक 11 नॉमिनेशन इंटरनेशनल रजिस्टर में अब तक हुए हैं, लेकिन रीजनल रजिस्टर में सिर्फ अब तक एक ही नॉमिनेशन इस बार किया गया है। ऐसा क्यों? मैं यहाँ करेक्ट करना चाहूँगा, ये प्रोग्राम 1992 से शुरू हुआ इंटरनेशनल रजिस्टर का, और 1992 यानी 1992 के बाद इंडिया का पहला नॉमिनेशन जो सबमिट हुआ इंटरनेशनल रजिस्टर में वो 1997 में हुआ। तो 1997 से लेके अब तक 11 नॉमिनेशन इंटरनेशनल रजिस्टर में हुए हैं। जो रीजनल रजिस्टर है उसकी शुरुआत रीजनल कमेटी तो 98 में बनी, बट रजिस्टर की शुरुआत 2008 में शुरू हुई, लेकिन हमने कभी उसमें नॉमिनेशंस नहीं किए। अब ये तो जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे उन्होंने क्यों नहीं भेजा, उसका तो मैं कोई बात जवाब नहीं दे सकता। लेकिन जब से मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली 2018 के बाद, मैंने रेगुलर इस मीटिंग को अटेंड किया। और जो पहली बार, क्योंकि कुछ दिनों तक ये रजिस्टर बंद रहा था क्योंकि रिव्यू प्रोसेस चल रहा था, तो 2021 में वो रिव्यू प्रोसेस कंप्लीट हुआ, और जैसे ही ये नॉमिनेशन साइकिल 2023 में अनाउंसमेंट हुई तो इमीडिएटली हमने 3 नॉमिनेशंस इसमें साइकिल में हमने सबमिट किए और हमें उनको इंस्क्राइब करने में सफलता मिली। ओवरऑल देखा जाए तो इस प्रोग्राम को जितनी अहमियत मिलनी चाहिए उतनी अहमियत पहले कभी नहीं मिली है। अब फिर भी काफ़ी कुछ बेहतर है, लेकिन इससे कहीं बेहतर सपोर्ट की ज़रूरत है, फंड्स की ज़रूरत है, मैन पावर की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात है ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हमारे देश में जो बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, नॉमिनेशन डोजियर कैसे बनाना है उसके बारे में जानते नहीं हैं, तो हमें लोगों को तैयार करना पड़ेगा। अभी जैसे कि आईजीएनसी नोडल सेंटर है, हमने ही नॉमिनेशन डोजियर बना के भेजे। जनरली नॉमिनेशन डोजियर जिन लाइब्रेरीज के पास मैन्युस्क्रिप्ट है, जिन आर्काइव्स के पास मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, या
रेयर डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बना के भेजना चाहिए। तो डेफिनेटली इस कार्यक्रम को या इस रजिस्टर को जिस तरह की सफलता, जिस तरह का सपोर्ट वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स के लिए या फिर ICH के लिए मिल रहा है, इस प्रोग्राम को उतना सपोर्ट नहीं मिला है। और मुझे उम्मीद है कि इन 3 नॉमिनेशन के बाद जिस तरह की लोगों में एक अवेयरनेस आई है, जिस तरह का मीडिया ने या सभी ने इसको सराहा है और सपोर्ट किया है, मुझे उम्मीद है कि अब थोड़ा सा स्थिति बेहतर होगी और आगे हम जितने भी अनाउंसमेंट होंगे या जो भी साइकिल्स आएंगी उसमें रेगुलर नॉमिनेशंस करेंगे। रेगुलर नॉमिनेशन के साथ साथ जो हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें अपना खुद का नेशनल रजिस्टर भी क्रिएट करना है, जो अभी तक तैयार नहीं हो, वो तीसरा लेवल जो इस प्रोग्राम का है। तो कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम नॉमिनेशन डोजियर नेशनल, इंटरनेशनल और रीजनल में तो भेजेंगे ही भेजेंगे, साथ में हम अपना खुद का नेशनल रजिस्टर भी तैयार करेंगे। आज़ादी के 60-70 साल बाद जो है भी हम अपना रीजनल या नेशनल रजिस्टर नहीं बना पाए हैं। क्या सरकार या मंत्रालय की प्राथमिकता में ये काम नहीं? देखिए, IGNCA एक नोडल सेंटर के तौर पर हमारी अपनी जिम्मेदारी जो है, हमने पूरा प्रस्ताव बना के मंत्रालय को दे दिया है। अब मंत्रालय उसको देख रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। और मैं तो अनुरोध करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके हमें नेशनल रजिस्टर को क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जो 5 प्रण की उन्होंने बात की, उसमें से एक प्रण है टेक प्राइड इन अवर लेगेसी। हमारी लेगेसी क्या है? हमारी लेगेसी ये सारे वेद पुराण, हमारे जो महान ग्रंथ हैं, चाहे वो भगवद गीता हो, महाभारत हो, या गुरु नानक का मतलब हमारा ग्रंथ हो, या फिर थिरुकुरल हो, ऐसे भारत के कोने कोने में बेशुमार हमारी हेरिटेज स्कैटर्ड है। इंटरनेशनल रजिस्टर या रीजनल रजिस्टर में सिर्फ हम एक साइकिल में, जो कि 2 साइकिल साइकिल होती है, सिर्फ मैक्सिमम 5 नॉमिनेट कर सकते हैं। जबकि नेशनल रजिस्टर में हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम चाहें तो एक साल में हजारों नॉमिनेट कर सकते हैं। तो शायद सबसे लिए महत्वपूर्ण हमारे लिए नेशनल रजिस्टर है, क्योंकि अगर हम यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड नेशनल रजिस्टर बना लेते हैं और वो हमारा विद इन कंट्री होगा, जहाँ यहाँ पर जो उसके स्टेक होल्डर, उसमें मंत्रालय और नोडल सेंटर है वही, और एक कमेटी बननी है और ज़्यादा कुछ काम होना नहीं है। तो नेशनल रजिस्टर एक हमारी ज़रूरत ही नहीं है और एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जो कि हमारी जो हेरिटेज है उसको लोगों तक पहुंचाने में। देखिए, अब टेक्नोलॉजी का ज़माना जो आया है उसमें विजिबिलिटी, चाहे वो इंटरनेशनल रजिस्टर हो या रीजनल रजिस्टर हो या नेशनल रजिस्टर, सबकी बराबर है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है, पोर्टल के थ्रू है। तो जो वर्ल्ड में लोग इंटरनेशनल रजिस्टर को देखेंगे वो नेशनल रजिस्टर को भी देखेंगे, और नेशनल रजिस्टर इस लिहाज से बहुत ही ज़रूरी और एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बारे में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और जो सिविल सोसाइटीज़ हैं या जो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो भी ध्यान देंगे और जल्द से जल्द हमारी सरकार भी इस पर पूरी तरह मतलब कार्यवाही करेगी। और नेशनल रजिस्टर, मुझे पूरा विश्वास है इस साल कम से कम शुरू हो जाना चाहिए। अब तक इन चीज़ों के बारे में जितना काम होना चाहिए वो हुआ नहीं है। आपका क्या मानना है? इस मामले में जागरूकता की कमी है या संसाधन की कमी आ रहा है? दोनों ही है। जागरूकता की कमी तो है ही है, लोगों को ज्यादा जानकारी इसके लिए, संसाधनों की कमी भी बहुत है। क्योंकि जैसे कि 2014 में IGNCA को संस्कृत मंत्रालय ने नोडल सेंटर डिक्लेयर कर दिया, लेकिन न तो इसके लिए कोई सेपरेट बजट का प्रोविजन है, न कोई मैन पावर का प्रोविजन है। अब आप देखिए 2014 से लेके 2018 मैं यहाँ नहीं था IGNCA में, तो उस
के ऊपर कोई कार्यवाही हुई नहीं। 2018 में जब मैं जेएनयू से वापस यहाँ पर आया तो उस समय इस कार्यक्रम को मैंने आगे बढ़ाया, क्योंकि यहाँ पर और कोई इस कार्यक्रम की समझ रखने वाला कोई दूसरा स्टाफ था ही नहीं, ऑफिसर्स था ही नहीं जो इसको पूर्ण रूप से समझ सके। तो हमें नई जनरेशन को ट्रेन भी करना है, अवेयरनेस भी क्रिएट करनी है, और साथ में हमें संसाधनों की भी जरूरत है, क्योंकि बगैर फंड्स के न तो ट्रेनिंग हो सकती, न हम लोगों को एम्प्लॉय कर सकते, या फिर किसी को अगर हमें डोजियर बनाने के लिए इंगेज करना है तो टाइम की हमें उसकी कॉस्ट को पे करना होगा। और उसके साथ साथ ये डोजियर बनाना ही एक मकसद नहीं है, उसके साथ साथ उस धरोहर को प्रमोट करना, उसको उसकी एक नेशनल रजिस्टर के साथ साथ एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी भी बने, कि अब वो मैन्युस्क्रिप्ट किसी भी लाइब्रेरी के पास हो, लेकिन उसकी डिजिटल कॉपी उस रिपोजिटरी में रहनी चाहिए, जिससे कि अब अगर हम उसको नेशनल एसेट डिक्लेयर कर रहे हैं, नेशनल रजिस्टर में ला रहे हैं किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट को, और वो मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी उसको प्रॉपर नहीं रखती है, कल को खत्म हो जाती है, तो रिकॉग्निशन की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। इसकी रिकॉग्निशन की वैल्यू ये भी है कि वो प्रिजर्व रहे मैन्युस्क्रिप्ट हमेशा के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। तो उसका एक नेशनल रजिस्टर के साथ साथ वो जो नेशनल रिपोजिटरी भी बननी जरूरी है, कि जो भी मैन्युस्क्रिप्ट नॉमिनेट हो वो एक सुरक्षित रहे, मतलब एक उस रिपोजिटरी के अंदर सुरक्षित रहे। तो इसलिए नेशनल रजिस्टर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये सेफ गार्ड भी करेगा, प्रिजर्व भी करेगा, प्रमोट भी करेगा और डिसेमिनेट भी करेगा। क्योंकि किसी भी रिसर्चर को मान लीजिए जो मैन्युस्क्रिप्ट हमने नॉमिनेट किए उस पर काम करना है, तो उसको जगह जगह जाने की जरूरत नहीं, एक ही जगह वो मैन्युस्क्रिप्ट मिले उसको काम करने के लिए। यूनेस्को के इंटरनेशनल रजिस्टर में दर्ज होने के लिए सुनने में आया है 2 हमारी कृतियां नॉमिनेट करने के लिए आपने प्रस्ताव भेजा हुआ है, उनके बारे में कुछ बताएं। पिछले साल जो यूनेस्को की साइकिल 2024-25 के लिए अनाउंसमेंट हुई, तो उसमें हमने जो 2 नॉमिनेशन भेजे हैं, उसमें एक नॉमिनेशन है कि श्रीमद् भगवत गीता का मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन, कि भारत में जितनी भी श्रीमद् भगवत गीता की मैन्युस्क्रिप्ट हम लोकेट कर पाए, उनका पूरा एक डिटेल बना के श्रीमद् भगवत गीता को नॉमिनेशन हमने किया है। उसकी जितनी भी ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उन सबको हमने नॉमिनेट किया है। दूसरा नॉमिनेशन हमने भरत मुनि का नाट्यशास्त्र किया है, उसकी जो ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट है, जो कि भारत ये भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही है, उस ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट को हमने भरत मुनि की ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट को नॉमिनेट किया है, जिसका कि अभी प्रोसेस चल रहा है। और पूरी उम्मीद है कि ये प्रोसेस अगले साल मार्च तक पूरा हो जाएगा। और उसके बाद जो इंटरनेशनल रजिस्टर का प्रोसेस ये है कि पहले उसको एक टेक्निकल कमेटी, रजिस्टर सब कमेटी एनालाइज करती है, उसके बाद जो भी फीडबैक होगा हमें बीच बीच में वो भेजते रहेंगे, हम उसका जवाब देंगे। उसके बाद जो इंटरनेशनल एडवाइजरी कमेटी है, जिसमें कि पूरे विश्व से 14 एक्सपर्ट्स हैं, मैं उसमें इंडिविजुअल कैपेसिटी में, नॉट एज ए ऑफिसर ऑफ मिनिस्ट्री और आईजीएनसी, इन इंडिविजुअल कैपेसिटी आई एम रिप्रेजेंटिंग एशिया रीजन इन दैट कमेटी। मैं भी हूँ उस कमेटी में, जिसका मीटिंग मार्च 2025 में होगी। तो वो कमेटी फाइनल डिसीजन लेगी कि कौन सी मैन्युस्क्रिप्ट इंस्क्राइब होगी, कौन सी नहीं होगी। उसके बाद फिर फाइनली जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है यूनेस्को का, वो उसको अप्रूव करेगा। उसके बाद फिर अनाउंस, तो मोस्ट प्रोबेबली वी आर एक्सपेक्टिंग अनाउंसमेंट समवेयर मई 2025 के आसपास, मई जून 2025 के आसपास उसका अनाउंसमेंट होने की संभावना है। आज नोडल एजेंसी प्रमुख, आपकी क्या आगे की योजना है इंटरनेशनल और रीजनल रजिस्टर में यूनेस्को के दर्ज कराने के संदर्भ में? आपकी प्राथमिकता क्या है?
देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता तो हमारी ये है कि जल्द से जल्द हमारा नेशनल रजिस्टर स्टार्ट हो। दूसरा है कि हम पूरे भारत में एक अवेयरनेस क्रिएट करें और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, जिससे कि विभिन्न लाइब्रेरीज नॉमिनेशन डोजियर्स तैयार करके हमें भेज सकें। तीसरा है कि साउथ एशिया में बहुत सारी कॉमन शेयर्ड हेरिटेज है और हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें बहुत सारी सपोर्ट की ज़रूरत है उनको। हमें तो एक इस साल हमारा टारगेट है कि हम एक साउथ एशियन जितनी भी संस्थाएं हैं उनके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें और हम टारगेट कर रहे हैं सम टाइम इन अक्टूबर नवंबर हम, और उसमें एटलीस्ट 1 से 2 रिप्रेजेंटेटिव हर कंट्री से आए और अपने साथ हमारी जो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज हैं उनके भी आर्काइव्स के कुछ रिप्रेजेंटेटिव को हम बुलाएं उस ट्रेनिंग के लिए। तो हम एक 1 वीक का कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का हमारा एक टारगेट है। उसके साथ साथ हमारी कोशिश है कि जो अगली साइकिल आए उसके लिए हम अभी से तैयारी शुरू करें, क्योंकि डेडलाइन कम होती है। जब अनाउंसमेंट होती है उसके 2-3 महीने के अंदर हमें डोजियर सबमिट करने होते हैं और 2-3 महीने का टाइम बहुत सफिशिएंट नहीं होता है। तो अब कुछ हमने जो अपने कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को ट्रेन किया है या जो स्टाफ को ट्रेन किया है, मेरी कोशिश है कि हम अगले आने साइकिल अनाउंस होने से पहले ही हम कुछ डोजियर्स बनाएं, जिसमें कि हम चाहे वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, अशोकन इंस्क्रिप्शन हो, वाल्मीकि रामायण का जॉइंट नॉमिनेशन हम कोशिश अटेम्प्ट करना चाहते हैं, अशोकन इंस्क्रिप्शन का भी जॉइंट नॉमिनेशन करना चाहते हैं, हम थिरुकुरल के ऊपर भी काम करना चाहते हैं, इवन हम गुरु ग्रंथ साहिब को भी अटेम्प्ट करना चाहते हैं। उसके साथ साथ देश के हर रीजन से जो मोस्ट वैल्यूएबल मोस्ट रेयर मैन्युस्क्रिप्ट है, हम अपने सजेशंस संस्कृति मंत्रालय को देंगे और उनमें से जो सजेशंस अप्रूव होंगे उनके नॉमिनेशन डोजियर्स हम बनाएंगे और नई आने वाली साइकिल में एटलीस्ट हम अगली साइकिल जो 2025 में अनाउंस होगा, 2025 में 26-27 के लिए, उसमें 2 इंटरनेशनल रजिस्टर के लिए, 3 रीजनल रजिस्टर के लिए, 5 नॉमिनेशन डोजियर तो हम डेफिनेटली तैयार पहले से ही करना चाहेंगे। उसके साथ साथ क्योंकि इसमें जॉइंट नॉमिनेशन की कोई लिमिट नहीं होती है, जॉइंट नॉमिनेशन आप कितने भी कर सकते हो, तो हम चाहेंगे कि जितने जॉइंट नॉमिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। 2 जॉइंट नॉमिनेशन तो हमारी अभी प्लान में है कि एक तो हम अशोकन इंस्क्रिप्शन और एक वाल्मीकि रामायण को लेके हम जॉइंट नॉमिनेशन तैयार करें। लेकिन और भी अगर कोई प्रपोजल आता है तो उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये सारी प्रायोरिटीज़ हैं कि क्योंकि ये नॉमिनेशन से हमें काफ़ी इंकरेजमेंट मिला है। नॉमिनेशन डोजियर को सर्टिफाई कर देना रजिस्टर सब कमेटी द्वारा और फिर अप्रूव हो जाना, ये एक हमारे जो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने मेरे साथ काम किया उनको एक सर्टिफिकेट मिल गया कि नाउ दे आर ट्रेंड सर्टिफाइड स्कॉलर, उनको पता है कि कैसे डोजियर बनाना है। तो हमारे लिए अब थोड़ा सा एक आसान रास्ता हो गया कि एटलीस्ट वो लोग तो हैं ही, उसके साथ साथ अब बाकी लोगों को कैसे ट्रेन करना है वो हम कोशिश करेंगे। तो ये जो थोड़ा सा एक्सपेंड किया है हमने, पिछली बार जो हमने नॉमिनेशन डोजियर तैयार किया था अभिनव गुट का, तो उस समय हमारे पास कोई इस तरह की टीम नहीं थी, वो बहुत ही इंडिविजुअल एफर्ट्स पे हमने तैयार किया था और लकीली वो नॉमिनेशन डोजियर पहले प्रोफेसर कपिल कपूर ने बनाया हुआ था, तो वो हमें बनाया मिल गया था, इसलिए हम ज़्यादा, लेकिन अब हमारी खुद की टीम तैयार हो गई है, तो हमें पूरा विश्वास है कि अब आने वाले समय के लिए हम बेहतर तैयारी करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है जल्दी नई सरकार का गठन होगा तो हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा जो भी सरकार आएगी। तो आपने सुना यूनेस्को के इंटरनेशनल और रीजनल रजिस्टर में शामिल कराने के लिए
डॉक्टर रमेश चंद्र गौर कितनी मेहनत की है और उसका फल हम लोगों को मिला है कि हम सब की प्रिय ग्रंथ, महाग्रंथ, पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस का अवधि और नास्थलिक ये 2 मैन्युस्क्रिप्ट जो सबसे पुराना है उसे यूनेस्को ने स्वीकार किया है रीजनल रजिस्टर में। तो डॉक्टर रमेश चंद्र गौर जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप युग वार्ता के YouTube चैनल पर जुड़े, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।